हड़ताल? किस लिए? बस कर दी मैडम। इन लोगों का काम होता सिर्फ हड़ताल करना, मतलब एक्शन। मगर ये जाहिल लोग भूल जाते हैं कि उनके इस एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई वजह तो होगी। सीधी सी बात है मैडम, उनके यूनियन लीडर ने एक्शन लिया कि बगैर किसी की इजाजत कंपनी की गाड़ी लेकर अस्पताल चला गया। उसके इस एक्शन पर हमारी मैनेजमेंट ने रिएक्शन लिया कि उसे सस्पेंड कर दिया। उसके इस सस्पेंशन के रिएक्शन पर उन्होंने एक्शन लिया, हड़ताल कर दी। मगर आप चिंता मत कीजिए मैडम, इस एक्शन रिएक्शन का मेरे पास भरपूर एक्शन है। कैसा एक्शन? मैडम, मैंने डॉक्टर से एक बनावटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि वो मजदूर शराब के नशे में था जब उसका हाथ मशीन में आके कट गया, और नशे में काम पर आना फैक्ट्री एक्ट के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस किस्म का झूठ बोलकर हम जीना नहीं चाहते। ये सब यहाँ नहीं चलेगा मिस्टर रवि। जाइए अभी और इसी वक्त मालूम कीजिए कि वो मजदूर किस अस्पताल में है। वो उसका जो हक बनता है हम उसका मुआवजा देंगे। देखा किशन, ये है इंसाफ। तुझे देखने के लिए अब तक ना वो तुम्हारी मालकिन आई, ना वो मैनेजर आया, और आएंगे भी नहीं। मैं उस मगरूर औरत को अच्छी तरह जानता हूँ। बगैर किसी कसूर के उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, और तुम्हारे बारे में भी खुद को बचाने के लिए वो जरूर कोई ना कोई झूठा केस बना देगी। ये लो, तुम्हारा लीडर भी आ गया। किशन, कैसे हो भाई? कैसे हो सकते हैं? भगवान को मेरा सुहाग बचाना था, इनकी जान नहीं ली, वरना मेरे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। राम भाई, ये किस किस्म के पत्थरदिल लोग हैं? इनकी नजर में इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं भाई, अदालत का दरवाजा खटखटाओ, तब जाके इनके होश ठिकाने आएंगे। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, खामखा क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहते हो? इसमें कितना वक्त बर्बाद होगा, कितने धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसके अलावा और भी तरीका है? एक तरीका है, हम खुद उनके पास जाएंगे और उनसे किशन का हक मांगेंगे। लो, वो आ गई तुम्हारी मालकिन। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। इतने दिनों से हमारी मुलाकातें होती रही, तुमने मुझे अपने बारे में सच ही नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके यहाँ नौकरी भी करता हूँ। कम से कम तुमने मुझसे मेरे बारे में तो कभी पूछा तो होगा। मेरी आदत नहीं कि खामखा मैं किसी से उन बातों के बारे में पूछूं जो मुझे बताई न गई हूँ। ठीक है, न तुमने कभी मुझसे पूछा और न मैंने कभी तुमको अपने बारे में बताया, मगर अब तो हम एक दूसरे को जान गए हैं ना। मैं रात भर यही सोचती रही कि हमारा प्यार का अंजाम क्या होगा, और इस नतीजे पर पहुंची हूँ। किस नतीजे पर? यह है कि हम शादी कर लें। मैं भी रात भर सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम एक दूसरे को भूल जाएं, दिल के सफे से प्यार के शब्द मिट जाए, यही ना? हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा फासला है। तुम ऊंचाइयों पर रहती हो और मैं जमीन पर। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अपने साथ उन ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन पर मेरे मजदूर साथी रहते हैं जो एक मुद्दत से मुझ पर विश्वास किए हुए हैं, मुझ पे आस लगाए बैठे हैं। उनको छोड़कर तुम्हारी बराबरी करना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, उन ऊंचाई से उतरकर तुम्हारी बराबरी पर पा सकती हूँ ना? नहीं, मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो, ये मुझे मंजूर नहीं। क्यों नहीं? जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन लोगों को हर चीज देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। मेरी ऊंचाई की परवाह मत करो राम, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर
सर झुकाकर चलने को तैयार हूँ। ये सोचना बहुत आसान है सीता, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। जिंदगी एक बहुत बड़े समंदर की तरह है, जिसमें एक छोटी सी कश्ती और एक बहुत बड़ा जहाज एक ही रफ्तार में सारी जिंदगी सफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं, बहुत आसानी से सफर कर सकते हैं। जब जहाज डूबने लगता है तो कश्ती का सहारा लेकर जिंदगी बचाई जाती है, और जब कश्ती डूबने लगती है तो कश्ती को जहाज की गोद में डालकर अपना सफर जारी रख सकते हैं। तुमने कितनी आसानी से हमारी सारी समस्या का हल निकाल दिया, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल निकालना नामुमकिन हो। हमारी समस्या का हल भी यही है कि चाहे कुछ भी हो, हम शादी जरूर करेंगे। नहीं सीता नहीं, हमारी शादी नामुमकिन है। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तकदीर ने हम दोनों को हैसियत की ऐसी अलग अलग जमीनों पर जन्म दिया है कि जिन पर से गुजरने वाले रास्ते आपस में कभी नहीं मिलते। बस, और ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम्हारी खुददारी पर आंच नहीं आएगी और ना ही हमारे प्यार में फर्क आएगा। मैं अपनी फैक्ट्री भी संभालूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। जब तक मैं फैक्ट्री में रहूंगी मेरी हैसियत मालकिन की होगी, और जैसे ही फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकलूंगी मेरी हैसियत तुम्हारी पत्नी की होगी। अब तो इनकार नहीं है ना? बोलो। ये कैसे हो सकता है बेटा? एक तरफ खुददारी है, दूसरी तरफ प्यार है, तीसरी तरफ मजदूर हैं। तीनों के बीच में से लिहाज रखते हुए गुजर जाना ये नामुमकिन है। मैं इस वक्त एक बाप की हैसियत से नहीं बेटे, एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे रहा हूं। महलों की ईंट को झोपड़े की दीवार में लगाने की कोशिश ना करो, वरना उस ईंट के वजन से ये दीवार बैठ जाएगी। अरे क्या नाम शनाब बोले जा रहे हो? कुछ होश है तुम्हें? तुम्हारा मतलब ये है कि एक अमीर घराने की लड़की गरीब की पत्नी बनकर कभी निभा नहीं कर सकती? जिंदगी से निभा करना सिर्फ गरीबों को आता है। जरा याद कीजिए हमारी शादी के वक्त आपका क्या हाल था। मेरे माँ बाप जागीरदार थे, दौलत वाले थे, और तुम गरीब घराने के। क्या मैंने इस घर में आकर तुमसे निभा नहीं किया? ये ईंट भी अमीर घराने से ही आई थी। क्या इस ईंट ने तुम्हारे झोपड़े की दीवार को गिरा दिया या मजबूत बना दिया? तुम तो अपना किस्सा लेकर बैठ गई शांता, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। वो वक्त और था, वो जमाना और था। तुम्हारी परवरिश घर की चार दीवारी में माँ बाप के साए में हुई थी। वो लड़की खुद मुख्तार है, उसके सर पर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है। अमेरिका से पढ़कर आई है, इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालिक है। ऐसी लड़की हमारे घर आकर हमारे घर के तौर तरीके निभा सकेगी, ये मैं नहीं मानता। मत मानो। कौन तुम्हें मानने के लिए कहता है? पुलिस में नौकरी करते करते तुम हर इंसान को शक की निगाह से देखने लगे हो, लेकिन औलाद की जिंदगी का फैसला शक और वर्दी से नहीं, दिल के उसूलों से होता है। और मेरा दिल ये कहता है यही लड़की मेरी बहू बनने के लायक है। इसलिए अपनी वर्दी, अपना शक सब अलग रखो और जल्दी शादी की तैयारियां शुरू करो। नहीं बेटे नहीं, ये तो कोई गलत गियर में गाड़ी जा रही है। तुम उससे नहीं, उससे कैसे शादी कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? बड़ी आसान सी बात है। पंडित को बुलवाकर फेरे लगवा लेंगे और राम के हाथों मंगलसूत्र बंधवा लूंगी, बस। नहीं, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि कहाँ तुम, कहाँ वो भी फैक्ट्री में है, मैं भी फैक्ट्री में हूँ। देखो बेटी, या तो तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो या फिर समझते हुए अनजान बन रही हो। अंकल, शादी मेरा जाती मामला है। हाँ, जातीय मामला तो है बेटी, लेकिन फादर, आप जिंदगी भर पुराने ख्यालों का ढोल पीटते रहोगे क्या? सीता पढ़ी लिखी अमेरिका रिटर्न लड़की है, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझती है। और फिर यहाँ पर तो रामायण दोहराई जा रही है कि सीता सिर्फ राम के लिए ही पैदा हुई थी। उसके स्वयंवर में हजारों राजे, महाराजे, शहजादे आए, लेकिन सीता ने अपनी पसंद की माला सिर्फ राम को पहनाए, है ना सीता? इसलिए फादर, आप अपनी बेकार की राय अपने पास ही रखिए और इस सीता को भी राम के बंधन में बन जाने दीजिए। सीता, ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे ड्राइवर साहब, गाड़ी हटाओ, जाने के लिए रास्ता नहीं है।
अरे ठहरो, पेट में नाश्ता नहीं है, नाश्ता करेंगे, आराम करेंगे, फिर हटाएंगे। कमाल आदमी क्यों बे? अरे लल्लू पंजू यूनियन का लीडर बन जाता है, तू क्यों नहीं बन सकता? अरे वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए तो बहुत चालू आदमी चाहिए। एक तरफ तो प्यार से मजदूरों को पटाना चाहिए, दूसरी तरफ फैक्ट्री की मालकन को प्यार में फंसाना चाहिए। इसके लिए पढ़े लिखे की जरूरत है, और अपन तो अंगूठा चाप है। अरे वो कौन सी बड़ी बात है, ऐसी लड़की तो कोई भी फंसा सकता है। ये तो अमेरिका से आई है और वहाँ की लड़कियां बहुत होशियार होती हैं। मजदूरों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए उसने उनके लीडर को ही फांस लिया है। अरे यार, वो सुन रहा है, बेचारे को बुरा लगेगा। काहे को बुरा लगेगा? वो तो उसकी दौलत के लिए शादी कर रहा है, इज्जत के लिए नहीं। और जिस दिन हम उसे यूनियन की लीडरी से निकाल देंगे तो मालकिन भी उसे घर से निकाल देगी। अरे क्या हो रहा है? गुंडागर्दी करते हैं। अरे तेरे कहीं चोट तो नहीं अरे है? नहीं पिताजी, इतनी वर्जिश तो रोज फैक्ट्री में हो जाती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग थे कौन? ये मैनेजर रवि के गुंडे हैं। मालकिन, बोलो मालिक, तुम खड़ी क्यों? तुम्हारे इंतजार में। इंतजार तो खत्म हो गया, हाँ। तो फिर बैठो ना। कहाँ? पलंग पर, और कहाँ? ले चलो। हरिओम। शाबाश। अरे ये क्या? एक मिनट। हाँ, ये हमारे खानदानी पलंग है। इस पलंग की इंसल्ट मत करो। ये पलंग मेरे परदादा के जमाने से चला आ रहा है। मेरे परदादा के यहाँ इसी पलंग पर मेरे दादा पैदा हुए, जो बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी थे। और मेरे दादा के यहाँ इसी पलंग पर मेरे पिताजी पैदा हुए, जिनकी ईमानदारी की कस्में लोग खाते हैं। और मेरे पिताजी के यहाँ इसी पलंग पर मैं पैदा हुआ। एक मिनट। मेरे पिताजी के यहाँ इसी पलंग पर मैं पैदा हुआ, जिसके प्यार की कसम तुम खाती हो। और मैं चाहता हूँ, नहीं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि हम भी इसी पलंग पर सोएं, ताकि हमारी औलाद भी शरीफ और ईमानदार हो। शरीफ और ईमानदार हो। और जब हमारी बेटी की शादी होगी ना, तो उसकी शादी में हम दहेज में देंगे इस पलंग को, हाँ, ताकि आती दुनिया तक ये सिलसिला जारी रहे। अरे फिर ठीक है, लेकिन ये झूलता है तो मुझे चक्कर आता है। चक्कर आता है? हाँ। क्यों? हाँ, बचपन से मुझे झूले में बैठने से चक्कर आने लगते हैं। ये काम करें, हम तकिया लेकर जमीन पे सो जाएं? सो तो सकते हैं, लेकिन औलाद का क्या होगा? ये पलंग बहुत लकी है। लकी है। हाँ, लकी तो है। लो, बिजली भी चली गई। क्या टाइमिंग है।